ख्वाब के लिए उसका स्ट्रगल एक लेजेंडरी बना गया। इसके लिए उन्होंने बर्फीले पानी में जमा देने वाली ठंड में काम किया, फाइनेंशियल धोखाधड़ी का स्टडी किया, खून बह रहा था और असली बाइसन के खाल में छिप गया। आज मैं बात करने जा रहा हूँ बॉलीवुड के लेजेंडरी एक्टर लियोनार्डो डिकैप्रियो की। जन्म से लेकर करोड़ों दिलों की धड़कन बनने वाले और गर्लफ्रेंड की लाइन लगाने वाले एक्टर और प्रोड्यूसर की कहानी। लियोनार्डो विल्हेम डिकैप्रियो का जन्म 11 नवंबर 1974 को लॉस एंजल्स यूएस में कॉमिक बुक राइटर जॉर्ज डिकैप्रियो और लीगल सेक्रेटरी इरमेलिन के परिवार में हुआ था। लियो के नाम के पीछे भी एक कहानी है। जब लियो अपनी मां के पेट में थे तब उसकी मां इटली के फ्लोरेंस में उफिजी गैलरी में थी। जब वो लियोनार्डो दा विंची की पेंटिंग से प्रभावित होकर उसने अपने बेटे का नाम लियोनार्डो रखा और पिता ने भी इसका समर्थन किया। लियो का परिवार गरीब था। वो लॉस एंजल्स के सबसे गरीब इलाके में से एक में रहता था। वो इलाका ड्रग डीलर और सेक्स वर्कर से घिरा हुआ था। लियो के माता पिता की शादी लंबे समय तक नहीं चली और उन दोनों ने तलाक की अर्जी दी जब लियो 1 साल के भी नहीं थे। पिता ईस्ट हॉलीवुड चले गए और लियो माँ के साथ रहने लगे, लेकिन लियो के पिता के साथ रिश्ता अच्छा था। पिता ने दूसरी शादी अपनी गर्लफ्रेंड पेगी फरार से कर ली, जिसका पिछली शादी से एक बेटा एडम था। माँ ने लियो को विदेशी भाषाएं सिखाई और पिता ने एक्टिंग की दुनिया में दरवाजे खोले। अपने पिता के घर में कलात्मक माहौल ने लियो को बहुत प्रभावित किया। मैट ग्रोइंग और टिमोथी लेडी जैसे एक्टर लोग अक्सर मिलने आते थे और इन सब ने लियो को बहुत प्रभावित किया। माँ के पास एक कठिन समय था। क्रिएटिव सोच वाले पूर्व पति पैसे कमाने और एलिमनी देने के काबिल नहीं थे। माँ ने पड़ोस के बच्चे और अपने बच्चे के लिए नैनी बन गई। बच्चे की देखभाल करने वाली आया। माता पिता ने हर संभव कोशिश की ताकि वो उनके तलाक की वजह से लियो दुखी न हो। लियो का एक्टिंग के लिए झुकाव उनके जीवन में शुरुआती सालों से ही दिखने लगा था। लियो को एक्टिंग और मिमिक्री करना बहुत पसंद था। वो हर वक्त गाता, नाचता और नकल करता रहता था। उसे जल्दी एहसास हो गया कि वो इससे कुछ हासिल कर सकता है। छोटे लियो का थिएटर में परिचय तब हुआ था जब वो सिर्फ 2 साल का था। पिता ने लियो को स्टेज पर उतारा। लियो की एक्टिंग में विशेष रुचि उसके सौतेले भाई एडम से प्रेरित हुई। एडम ने एड में एक्टिंग करना शुरू किया और इसके लिए उसे अपना पहला पैसा मिला। लियो अपनी पहली कास्टिंग में गए जब वो 5 साल के थे। ये एक टीवी शो रोम्पर रूम था जहां वो सिलेक्ट हो गए और शूटिंग के पहले दिन ही खुशी के मारे इधर उधर उछलने लगे, कैमरा को छूने लगे, अपनी माँ को सेट पर लाने की कोशिश करने लगे और साथ ही स्कूली जीवन भी चल रहा था। माँ स्कूल लेने ले जाने का काम करती थी। वो अपने बेटे को सर्वश्रेष्ठ देना चाहती थी। अगले कुछ सालों में छोटे लियो के लिए ऑडिशन एक सिलसिले में बदल गया, जिसमें से ज़्यादातर नाकाम रहे। सिर्फ कुछ ऐड में काम मिला। वो मैच बॉक्स टॉय कारों के बारे में एक वीडियो था, फिर एप्पल जैक्स ओटमिल, क्राफ्ट सिगलेस चीज़, बबल यम गम, फ्रेड मेयर हाइपर मार्केट चेन, होंडा और सुजुकी कारों के ऐड में काम किया। उसी वक्त लियो को डांसिंग का शौक था और उन्होंने डांस के लिए वक्त निकाला, लेकिन लियो को जो चाहिए था वो नहीं मिल रहा था। ऐड से कुछ खास नहीं हो पा रहा था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। लियो को कुछ लोगों ने नाम चेंज करने की सलाह भी दी, लेकिन लियो ने ऐसा नहीं किया और कुछ सालों तक ऐसा ही चलता रहा। फिर 1989 में टीवी शो में पहला ब्रेक मिला। इस टीवी सीरीज़ का नाम सांता बारबरा था और फिर 1989 से 1993 के बीच कई सारे टीवी शोज किए, जिसमें से द न्यू लेसी, द आउटसाइडर, रोजेनी, सांता बारबरा और पेरेंटहुड साल 1991 में आई। ग्रोइंग पेन्स और ये सीरीज लंबा चला और इसमें लियो को एक एक्टर के रूप में खुद को साबित करने में कामयाब रहे और वो लोगों के नज़रों में आने लगे। और फिर उसी साल लियो को माइकल कैटन जोन्स द्वारा निर्देशित फिल्म दिस बॉयज़ लाइफ की कास्टिंग के लिए बुलाया गया। ये पहली सीरियस ड्रामेटिक भूमिका थी। उन्होंने टोबी नाम के एक लड़के का किरदार निभाया जो अपने सौतेले पिता के जुल्म से पीड़ित है और ख़ुद को उस अजीब वयस्क की दुनिया में खोजने की कोशिश कर रहा है। दिलचस्प बात यह है कि लियो के दोस्त टोबी मैगवायर का भी उसी किरदार के लिए ऑडिशन हुआ था। कास्टिंग से कुछ साल पहले दोनों दोस्त बने थे और एक ही भूमिका के लिए ऑडिशन देना दोस्त के बीच दरार पैदा कर सकता था। ये एक सीरियस फिल्म थी और वहाँ लियो ने ऑडिशन में कॉमेडी की, सिर्फ इस वजह से कि उसके दोस्त ने पहले ऑडिशन दिया था और सोचा था कि उसका हॉलीवुड का करियर बन नहीं पाएगा। लेकिन कहते हैं ना, नियति में जो लिखा होता है वो होकर रहता है।
लियो के गलत ऑडिशन देने के बावजूद एक्टर रॉबर्ट डी नीरो की बदौलत लियो को फिर भी उस फिल्म में भूमिका मिल गई। लियो इसके लिए आज भी महान अभिनेता का शुक्रगुजार है। फिल्म मिलने के बाद लियो के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। उसे अभिनय के दिग्गज रॉबर्ट डी नीरो के खिलाफ स्क्रीन पर खड़े होना था, लेकिन लियो ने अपनी पकड़ बनाए रखी। बाद में डायरेक्टर कैटन जोन्स ने कहा कि मुझे पता था कि इस भूमिका को लियो के अलावा कोई नहीं कर सकता था। लियो शूटिंग के दौरान अपने दोस्त टोबी मैगवायर को नहीं भूले। उन्होंने टोबी से सपोर्टिंग रोल के लिए कहा और ये रोल टोबी ने किया। पहली फिल्म करने के बाद लियो को ये समझ आ गया था कि टेलीविज़न शोज और एड्स उसके सपने की सीमा नहीं थे, और साथ में ये भी समझ आया था कि यहाँ से बहुत मेहनत करने की भी ज़रूरत है। साल 1992 में पॉइजन आइवी नाम की एक फिल्म किया, जिसमें लियो की छोटी सी भूमिका थी। उनके किरदार का नाम भी नहीं था। उन्हें क्रेडिट में बस एक लड़के के रूप में लिस्ट किया गया था। 1993 में फिल्म वाइट ईटिंग गिलबर्ट्स ग्रेव मिली और इस फिल्म में जॉनी डेप भी थे। लियो के लिए ये आसान किरदार नहीं था। इस फिल्म में उनका किरदार मानसिक रूप से विकलांग किशोर की थी। इस वक्त लियो लगभग 20 साल के थे और उन्होंने इस भूमिका के लिए विकलांगों और मानसिक रूप से बीमार लोगों के साथ वक्त गुजारे और उनसे सीखा। और ये फिल्म रिलीज हुई, दर्शकों का दिल जीत लिया और इस फिल्म को ऑस्कर और गोल्डन ग्लोब के लिए नॉमिनेशन मिला, लेकिन बदकिस्मती से लियो को अवार्ड नहीं मिला। फिर भी इस फिल्म में उनकी भूमिका को अब भी उनके करियर की सर्वश्रेष्ठ फिल्म में से एक माना जाता है। 1994 में द फुट शूटिंग पार्टी रिलीज हुई। ये एनेट हैवर्ड द्वारा निर्देशित एक शॉर्ट फिल्म थी, जिसमें लियो ने लीड रोल निभाया था। फिर एक साल बाद 1995 में स्कॉट कल्वर्ट द्वारा निर्देशित द बास्केटबॉल डायरीज रिलीज हुई। 1996 में निर्देशक बाद लुहरमन की रोमियो जूलियट रिलीज हुई और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते लियो काफ़ी शोहरत हासिल कर चुके थे और उनके कई अफेयर के चर्चे भी उभर रहे थे। 1994 में ब्रैड गिल हल से, 1995 में नाओमी कैम्पबेल से, 1996 में क्रिस्टियन ज़ैंग से थोड़ा लंबा चला। फिर आता है साल 1997, जिसने लियो को कहां से कहां पहुंचा दिया। इसी साल रिलीज होती है टाइटैनिक फिल्म। फिल्म मेकर जेम्स कैमरून ने इतिहास के सबसे प्रसिद्ध लाइनर के मलबे की कहानी बताने का फैसला किया। फिल्म के निर्माण में $200 मिलियन लगे। उस समय ये बहुत बड़ी रकम थी और इसलिए डायरेक्टर कास्टिंग के बारे में बहुत सतर्क थे। गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। इस फिल्म के लिए पहले लियो पर विचार नहीं किया गया था। ब्रैड पिट, मैकाले किंग, क्रिस्टियन बेल और कई अन्य लोगों ने ऑडिशन दिया। केयरफुली काम करने वाले जेम्स कैमरून ने अभी तक नहीं सोचा था कि उन एक्टर्स में से कौन जैक की भूमिका निभा सकता है। जेम्स कैमरून की नज़र लियो पर पड़ी। वो एक हैंडसम, ब्रिलियंट, करिश्माई और पहले से पॉपुलर फिगर था। वो लाखों ऑडियंस को सिनेमाघरों में आकर्षित करने में कामयाब हो सकता है। रोज डेविड के किरदार के लिए केट विंसलेट के साथ लियो के ऑडिशन के बाद डायरेक्टर को एहसास हुआ कि टाइटैनिक के लिए इससे बेहतर जोड़ी नहीं हो सकती और लियो को टाइटैनिक के लिए सेलेक्ट कर लिया गया। शूटिंग बहुत मुश्किल था और इसमें 5 महीने से ज़्यादा का वक्त लगा। केट और लियो ने सेट पर दिन में 14-14 घंटे बिताए, जो उनके लिए बहुत मुश्किल था। ठंडे पानी में कई घंटे बिताए। शूटिंग के पहले ही दिन नग्न सीन और हमेशा की तरह असंतुष्ट जेम्स कैमरून। लियो को कितने घंटे बड़े पानी के टब में शूटिंग करना पड़ता था। केट के लिए भी मुश्किल कम नहीं थी। लियो और केट का पहला सीन ही ये था कि केट को लियो के सामने नग्न होकर पेंटिंग बनवानी है। केट विंसलेट को पूरी शूटिंग यूनिट के सामने कपड़े उतारने पड़े। वो नंगे जिस्म पर बाथरोब में शूटिंग करने के लिए आई। लियो बताते हैं कि अक्सर ऐसा होता है कि सबसे महत्वपूर्ण एपिसोड शुरुआती दिनों में फिल्माए जाते हैं, जब अभिनेता अभी भी वास्तव में एक दूसरे को नहीं जानते हैं। केट बहुत अच्छी थी। वो बिल्कुल भी शर्मीली नहीं थी। वो चाहती थी कि मैं आराम से सब करूं और इसलिए उसने मेरे सामने कपड़े उतार दिए। मुझे उसकी उम्मीद नहीं थी। जेम्स कैमरून ने फिल्म को जहां तक संभव हो सकता था रियल रखने की कोशिश की, इसलिए एक्स्ट्रा सीन और क्रेडिट के बिना फिल्म 2 घंटे 40 मिनट तक चलती है। आइसबर्ग वाला सीन जहां तक मुमकिन हो सकता था रियल से मेल खाता है। जहाज डूबने की टाइमिंग भी लगभग बराबर थी। फिल्म में कई छोटे किरदार असली लोग थे जो बदकिस्मती से उस जहाज पर थे। कैमरून ने टाइटैनिक की जहां तक संभव तक कॉपी बनाने के लिए आर्ट इफेक्ट, स्केच और योजना की स्टडी करने में 6 महीने बिताए।
और जब ये फिल्म रिलीज़ हुई तो इतिहास रच दिया और लियो को एक नए मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया। 1997-98 में अमेरिकी मैगजीन पीपल के पन्ने पर 50 सबसे खूबसूरत लोगों में से एक के रूप में शामिल हुए। इसके अलावा लियो ने केट से एक करीबी रिश्ता और दोस्ती कायम की जो आज भी जारी है। टाइटैनिक के रिलीज़ के बाद लियो को समझ आ गया था कि उसने 20 की उम्र में जो हासिल कर लिया है वो ज़्यादातर एक्टर सालों तक कर रहे थे। इस फिल्म को एकेडमी अवार्ड में 14 नॉमिनेशन मिला और 11 कैटेगरी में अवार्ड हासिल किया। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि लियो को इसमें नॉमिनेशन तक नहीं मिला। केट को नॉमिनेशन मिला था लेकिन उन्हें अवार्ड नहीं मिला। इस फिल्म को बेस्ट पिक्चर, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट आर्ट डायरेक्शन, बेस्ट सिनेमाटोग्राफी, बेस्ट कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर, बेस्ट फिल्म एडिटिंग, बेस्ट मेकअप, बेस्ट ओरिजिनल ड्रामेटिक स्कोर, बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग, बेस्ट साउंड, बेस्ट साउंड इफेक्ट एडिटिंग, बेस्ट विजुअल इफेक्ट और होल वर्ल्ड से 162 अवार्ड में नॉमिनेशन मिला, जिसमें से 111 में अवार्ड हासिल किया। लेकिन इस प्रसिद्धि का एक दूसरा पहलू भी था। क्रिस्टियन जैंग के साथ उनका रिश्ता लियोनार्डो की लोकप्रियता के कसौटी पर खड़ा नहीं उतरा और उनका ब्रेकअप हो गया। और लियो ने पहले से ही एक अन्य मॉडल हेलेना क्रिस्टेंसन के बाहों में अपने टूटे हुए दिल का इलाज करवा रहे थे, जो लियो से 6 साल बड़ी थी। लेकिन रिश्ता जल्दी ख़त्म हो गया। जैसे जैसे फिल्म की लिस्ट बढ़ रही थी, लियो के गर्लफ्रेंड की भी लिस्ट बढ़ रही थी। 1998 में लियो ने 2 और फिल्म करने के बाद एक तरह का ब्रेक लिया, क्योंकि टाइटैनिक के बाद 2 बैक टू बैक असफल फिल्म सेलिब्रिटी और द मैन इन द आयरन मास्क बहुत बुरी तरह फ्लॉप हो गई थी और क्रिटिक्स की आलोचना का सामना करना पड़ा। इस फिल्म को गोल्डन रास्पबेरी अवार्ड मिला, मतलब कि सबसे घटिया फिल्म का अवार्ड। लियो थोड़ा रुकना चाहते थे। ब्रेक लेने के बाद लियो एनवायरनमेंट की समस्या में सक्रिय रूप से दिलचस्पी लेने लगे। 1998 में 24 साल की उम्र में लियो ने पृथ्वी के आखिरी बचे हुए अछूते कोनों की रक्षा के लिए अपनी खुद की संस्था की स्थापना की। इसी बीच लियो के अफेयर का सिलसिला चलता रहा। एम्बर वेलेटा, बेजो फिलिप और ईवा हर्जिंगोवा के साथ रोमांस की चर्चा गर्म थी, लेकिन कोई भी लड़की लियो के जीवन में महत्वपूर्ण स्थान नहीं ले सकी। अपने आराम और नए शौक के पैरेलल उन्होंने उसी फिल्म की तलाश की, स्क्रिप्ट को ध्यान से छाटा जिसके साथ वो स्क्रीन पर वापस आना चाहते थे। ब्रेक के 2 साल बाद 2000 में लियो ने हॉरर फिल्म अमेरिकन साइको के लिए ऑडिशन दिया, लेकिन पैसे को लेकर बात अटक गई और फिर लियो डैनी बॉयल की द बीच में एक्टिंग करने के लिए चले गए। वैसे लियो ने अनजाने में इवान मैकग्राफ से वो रोल चुरा लिया था, लेकिन बाद में डायरेक्टर ने साफ कर दिया कि वो लियो को ही लेना चाहते थे। टाइटैनिक की वजह से द बीस्ट से उम्मीदें ज़्यादा थी, लेकिन इसकी शूटिंग में बहुत दिक्कत आई। लियो और उनके साथी कलाकार एक नाव में थे। एक बड़ी लहर ने नाव को टक्कर मारी और मरते मरते बचे। इसके अलावा लियो को 20 पाउंड वजन कम करना पड़ा। फिर दूसरी मुसीबत यह आई कि थाईलैंड सरकार ने इस फिल्म की स्क्रीनिंग पर बैन लगा दिया। ये हवाला दिया कि ट्रॉपिकल आइलैंड को नुकसान पहुंचाया गया है और इससे उनकी छवि खराब हुई है। क्रिटिक्स ने भी इस फिल्म की बहुत आलोचना की, फिल्म को घटिया, घमंडी, बेवकूफ़ाना और भ्रमित करने वाला कहा और लियो के अभिनय की भी आलोचना की गई। हालांकि जिस आइलैंड पर द बीच शूट किया गया था वहां कुछ साल बाद सुनामी से पूरी तरह नष्ट हो गया था। इसके बारे में जानने के बाद लियो बहुत परेशान हुए और उन्होंने उस प्राकृतिक आपदा के परिणामों को ख़त्म करने के लिए यूनिसेफ को एक बड़ी राशि दान की। फिर साल 2001 में आई डॉन्स फिल्म और ये भी बहुत बुरी तरह फ्लॉप हो गई। उसी समय फिल्म मेकर मार्टिन स्कॉर्सेसी ने एक फिल्म गैंग ऑफ न्यूयॉर्क बनाने की सोच रहे थे, जो हॉवर्ड असबरी के एक नॉवेल पर आधारित थी। इसमें लियो को चुना गया, लेकिन इस भूमिका के लिए लियो को अपना वजन बढ़ाना था और लियो ने वो किया। फिल्म शुरू हुई, लेकिन फिल्म में देरी के कारण बजट बढ़ता गया और फिजूल खर्ची के लिए लियो को $7 मिलियन का मुआवजा देना पड़ा। मार्टिन और एडिटर थेल्मा सुनमेकर ने इस फिल्म के 18 अलग अलग वर्जन बनाए और एक फाइनल हुआ, लेकिन फिर इसके लेंथ के लिए भी बात अटक गई। प्रोड्यूसर नहीं चाहते थे कि इतनी लंबी फिल्म से जनता बोर हो जाए। फिर फिल्म को 1 घंटे के करीब कम करना पड़ा और फिल्म रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई की और क्रिटिक्स ने भी इस फिल्म की तारीफ की और लियो के लिए ये टाइटैनिक के बाद पहली सफलता थी। 2003 में 10 ऑस्कर नॉमिनेशन मिले और 2 गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिले। 2002 में ही लियो एक और फिल्म में काम कर रहे थे जिसका नाम था कैच मी इफ यू कैन
और ये भी रिलीज के लिए तैयार थी। स्टीफन स्पिलबर्ग ने फ्रैंक एबेगनेल की कहानी को फिल्माने का फैसला किया, जो एक अपराधी था जो 8 अलग अलग व्यक्तियों में बदल गया था, जिसका पीछा पूरी FBI कर रही थी। कैच मी इफ यू कैन एबेगनेल के इसी नाम की आत्मकथा पर आधारित है, लेकिन इस फिल्म में 28 साल के लियो को 16 साल के किशोर का रोल करना था। लेकिन लियो के लिए ये आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने ये रोल बखूबी निभाया। और उसी साल 2002 में फिल्म कैच मी इफ यू कैन रिलीज हुई और पहले ही हफ्ते में $30 मिलियन से ज़्यादा कमाई कर चुकी थी और फिल्म की बहुत तारीफ भी की गई। अब लियो के लिए ये बैक टू बैक 2 सफलताएं हाथ लग गई थी और अब लियो बैठना नहीं चाहते थे। इसी बीच फिल्म गैंग ऑफ न्यूयॉर्क के मेकर मार्टिन स्कॉर्सेज़ी फिर से लियो के साथ काम करने का फैसला किया। लियो ने ये नहीं सोचा था कि एक महान निर्देशक अपनी अगली फिल्म द एविएटर में उनके लिए एक भूमिका तैयार कर रहे थे। लियो ने इसके लिए 1 साल तक तैयारी की, बहुत मेहनत की अपनी भूमिका के लिए, लेकिन कई आलोचकों ने कहा कि इस भूमिका के लिए लियो सही नहीं है। लेकिन इसके बावजूद 2004 में फिल्म द एविएटर रिलीज हुई और सफल रही। इस फिल्म से लियो अपनी छवि बदलने में सफल रहे और इस फिल्म में अपनी भूमिका के लिए केट ब्लैंचेट को ऑस्कर मिला, लेकिन यहाँ फिर से लियो असफल रहे, उन्हें कोई ऑस्कर नहीं मिला। लियो 2000 से एक ब्राजीलियाई मॉडल गिसेले बुटचेन को डेट कर रहे थे, जिनसे उनकी मुलाकात एक फैशन शो में हुई थी। ये आश्चर्य की बात नहीं थी कि एक 20 साल की लड़की ने अभिनेता का दिल जीत लिया। उन्हें 1999 की सबसे खूबसूरत मॉडल में से एक माना जाता था। रोमांस तेजी से और लियो के जीवन में सबसे लंबे समय तक चलने वाले रिश्ते में से एक। उन्होंने गर्लफ्रेंड को अपनी मां से मिलवाया और फिर इटली की यात्रा के दौरान सूत्रों के अनुसार उन्होंने गिसेल को प्रपोज भी किया और उन्हें हीरे की अंगूठी दी। 2004 में पीपल मैगजीन ने लियोनार्डो डिकैप्रियो और गिसेले को सबसे खूबसूरत जोड़ी का नाम दिया, लेकिन 2005 में प्रेम कहानी अचानक खत्म हो गई। अब लियो गिसेले से उब चुके थे और लियो ने अपने ब्रेकअप लिस्ट में डाल दिया। 2004 में ही गिसेले की पहली फिल्म रिलीज हुई और क्रिटिक्स ने कहा कि उन्हें दोबारा एक्टिंग नहीं करना चाहिए। खैर, ब्रेकअप के बाद गिसेले ने अपना सिर भी मुंडवा लिया था, जिसका उन्हें बाद में पछतावा भी हुआ। उनके हाथ से फिल्म निकल गई। गिसेले को पैनिक अटैक आने लगे थे। गिसेले के मन में आत्महत्या के विचार आने लगे थे। इसके लिए उन्हें थेरेपी लेनी पड़ी और बाद में पता चला कि ब्रेकअप का कारण ये था। लेकिन लियो के पास इन सब के लिए टाइम नहीं था, क्योंकि वो मार्टिन स्कॉर्सेज़ी की पहले से ही अगली फिल्म द डिपार्टेड में काम कर रहे थे, जो 2006 में रिलीज हुई थी और ये एक शानदार फिल्म साबित हुई। मार्टिन स्कॉर्सेज़ी के बेहतरीन फिल्मों में से एक और सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। फिर उसी साल 2006 में ब्लड डायमंड रिलीज हुई और इस भूमिका के लिए लियो को अफ्रीकी प्रोनाउंसिएशन सीखने के लिए कोच के साथ बहुत काम करना पड़ा और स्थानीय लोगों के साथ समय भी बिताया, उनके साथ शराब भी पी और बातचीत की ताकि भाषा की खासियत को समझ सकें। लियो ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन कुछ के अनुसार उनका ये अफ्रीकी प्रोनाउंसिएशन मजाक का कारण बना और ब्लड डायमंड फिल्म कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। फिल्म एवरेज साबित हुई। लियो ने अफ्रीका के अपंगों अनाथों के लिए पैसा इकट्ठा करने के लिए कुछ कार्यक्रम का आयोजन किया। उसी वक्त लियो फिर से दिल लगा बैठे और इस बार थी बार रेफेली, जो एक इजरायली मॉडल थी। उस समय लियो 31 साल के थे और बार केवल 20 साल की थी और दोनों का रोमांस तेजी से आगे बढ़ा और 6 साल तक चला। लियो और बार ने रिश्ते को छुपाने की कोशिश की और शायद ही कभी सार्वजनिक रूप से अपनी भावनाओं को प्रदर्शित करते हुए दिखाई दिए। फिर 2007 में आई द 11th आवर। फिर 2008 में फिल्म रिलीज हुई बॉडी ऑफ लाइज और रेवोल्यूशनरी रोड, और बॉडी ऑफ लाइज फिल्म एवरेज रही और कोई भी नॉमिनेशन या अवार्ड नहीं मिला। रेवोल्यूशनरी रोड में 10 साल बाद फिर से केट विंसलेट के साथ काम करने का मौका मिला। ये फिल्म रिचर्ड येट्स के बुक पर आधारित था। फिल्म को एकेडमी अवार्ड समारोह में 3 श्रेणी में प्रस्तुत किया गया। गोल्डन ग्लोब में लियो को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की श्रेणी में शामिल किया। फिल्म खत्म होने के बाद लियो ने केट को सोने की अंगूठी दी, लेकिन उस अंगूठी पर क्या लिखा गया था ये रहस्य है। केट ने हमेशा से कहा कि वो सिर्फ दोस्त हैं और उनके बीच कोई भी संबंध नहीं है। कई बार केट ने कहा लियो उनके भाई की तरह है और उनके बीच हमेशा आपसी मजाक होता रहता है। 2012 में विंसलेट ने शादी कर ली, फिर भी उनकी दोस्ती कायम रही। बहरहाल इसके बाद मार्टिन स्कॉर्सेज़ी के साथ लियो ने फिर से काम किया और फिल्म थी शटर आइलैंड। इस फिल्म की कहानी ने सबको हैरान कर दिया और बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई के बावजूद कोई भी अवार्ड नहीं मिला। उसी साल 2010 में लियो की एक और शॉर्ट फिल्म आई हवल।
उसी साल 2010 में लियो की तीसरी फिल्म रिलीज हुई, इंसेप्शन। ये फिल्म थी महान फिल्म मेकर क्रिस्टोफर नोलन की, लेकिन इसको बनाने में भी बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा। स्क्रिप्ट ने बहुत फेरबदल करने पड़े। डायरेक्टर ने कहानी को इतना छुपा कर रखा था कि जैसे कि सरकार की कोई चीज़ हो। फिल्म शुरू होने के बाद क्रिस्टोफर नोलन ने फिल्म क्रू को 6 अलग अलग देशों में ले गए, विशाल सेट बनाए गए और कंप्यूटर ग्राफिक्स की मदद से ये दिखाने की कोशिश की गई कि एक बीमार कल्पना की उपज है। उन्होंने ब्रह्मांड को मोड़ने की कोशिश की। एक्टर बर्फीली तूफान में जम गए, धूप में तप गए और स्कूबा डाइविंग की और फिल्म सफल रही। 63 मिलियन की कमाई की। ये अवतार फिल्म के बराबर थी, लेकिन लियो को सिर्फ छोटे मोटे अवार्ड से संतुष्ट करना पड़ा। 2011 में आई जे एडगर। इस फिल्म के लिए भी लियो ने बहुत मेहनत की थी, लेकिन ये फिल्म एवरेज रही। और फिर 2012 में आई जेंगो अनचेंज्ड। 2013 में द ग्रेट गैट्सबी डिजास्टर साबित हुई और क्रिटिक्स की आलोचना अलग से। लियो फिर से जल्द ही वो अपने सबसे प्रिय निर्देशक मार्टिन स्कॉर्सेसी के साथ काम करने के लिए वापस आ गए। मार्टिन और लियो ने शटर आइलैंड पर काम करने से पहले ही जॉर्डन बेलफोर्ड की जीवनी द वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट की फिल्म रूपांतर का विचार बनाया है, लेकिन उस समय उन्हें इस तथ्य का हवाला देते हुए फंडिंग देने से मना कर दिया गया था कि इस परियोजना में आपको बहुत खर्च करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी ये फिल्म 2013 में रिलीज हुई और एक धमाकेदार फिल्म साबित हुई। द वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट में एक अश्लील कॉमेडी को ड्रामा और बायोपिक के साथ सफलतापूर्वक मिश्रित किया गया था। इस फिल्म को एकेडमी अवार्ड में 5 नॉमिनेशन मिला था, लेकिन लियो को यहाँ भी निराशा हाथ लगी। अब लियो का बार रेफली से रिश्ता 2010 में टूट चुका था और फिर 2011 में ब्लेक लाइवली से दिल जुड़ चुका था और ये डेट लगभग 1 साल तक चला। और फिर 2012 में एरिन हिथरटन से चला, ये भी लगभग 1 साल तक चला। फिर 2013 में टोनी गर्ग से शुरू हुआ और ये लगभग 2016 तक चला। खैर, करियर पे फोकस करते हैं और 2 साल बाद 2015 में आई द रेवेनेंट। लियो के लिए ये फिल्म बहुत मुश्किल थी। ठंड से उनके हाथ पैर कान और गाल सुन्न हो गए थे। इस फिल्म का हर एक दिन मुश्किल था। शरीर ने पूरी तरह से महसूस करना बंद कर दिया। असली लीवर चबाया, एक बाइसन के शव के अंदर बैठ गया। जमी हुई नदी में से अंदर और बाहर निकलना था। शरीर पर एल्प की खाल और एक भालू का फर था जो गीला होने पर लगभग 100 पाउंड वजन था और हर दिन हाइपोथर्मिया से बचने का एक चुनौती था। सभी दृश्यों को दिन के उजाले में शूट करने की इच्छा। हर अभिनेता का दृश्य, हर तत्व को ठीक उसी समय होना था जब उसकी आवश्यकता थी। इसके कारण बहुत सारे टेक हुए। फिल्म क्रू ने पहले हर दिन रिहर्सल की और फिर उनके पास सही रोशनी में शूट करने के लिए केवल 2 घंटे थे। जलवायु परिवर्तन और कठिन परिस्थितियों के कारण कई बार शूटिंग रोकना पड़ा। ये भूमिका अभिनेता के लिए शारीरिक रूप से अधिक कठिन थी। लगभग पूरे स्क्रीन समय में लियो का चरित्र मौन था और आसपास के प्रकृति से गैर मौखिक रूप से संवाद करना था। लियो को उस मौन संवाद को व्यक्त करने के लिए अपने सभी अभिनय कौशल दिखाने पड़े। कनाडा और अर्जेंटीना में 9 महीने की शूटिंग हुई। इतना कठिन था कि चालक दल के कुछ सदस्यों ने उन्हें जीवित नरक के रूप में वर्णित किया। ये अजीब होगा अगर लियो को 2016 में द रेवेनेंट के लिए ऑस्कर नहीं मिला, लेकिन लियो की मेहनत रंग लाई और ऑस्कर अवार्ड से नवाजा गया। उनके पसंदीदा को आखिरकार वो मिल गया जिसके वो हकदार थे। टोनी गर्ग से ब्रेकअप के बाद लियो ने अब 2016 में केली रॉबर्ट्स का दामन थामा, लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं चला और 2016 में नीना अगदल से 2017 तक चला। फिर 2019 में आई वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड। इस फिल्म में लियो को अपने फीस का कुछ हिस्सा छोड़ना पड़ा। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल साबित हुई और फिल्म को 10 ऑस्कर नॉमिनेशन मिला, जिसमें से 2 अवार्ड मिले एक सपोर्टिंग रोल के लिए था। 2020 में ग्रांट रिलीज हुई जो एक मिनी सीरीज थी। फिर 2021 में डोंट लुक अप नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई जो एवरेज साबित हुई। 2017 में केली से ब्रेकअप के बाद कैमिला मोरोने से डेटिंग शुरू हुई और ये 2022 तक चला। लियो के हिसाब से ये बहुत लंबा चला और ये भी चर्चा थी कि लियो कैमिला से शादी करने वाले हैं। लियो उस वक्त 44 साल के थे और कैमिला 22 साल की, लेकिन इस खबर को विराम लगा 2022 में जब इनका ब्रेकअप हुआ और फिर से लियो 1 साल में 3 लड़कियों के बाहों में मिले। पहली थी विक्टोरिया लामास, दूसरी थी ईडन पोलानी, लेकिन यहाँ कहा जाता है कि शायद डेट हुआ था, लेकिन कुछ का मानना है कि ऐसा कुछ नहीं था। फिर आई गिगी हदीद, जिससे लियो का रिश्ता 2022 से 2023 तक चला। लियो की एक और फिल्म आई 2023 में, किलर्स ऑफ द फ्लावर मून।
लेकिन ये फिल्म कुछ खास कर नहीं पाई और इस फिल्म को मिला जुला रिस्पॉन्स मिला। लियोनार्डो विलियम डिकैप्रियो 2023 में एक इटालियन मॉडल विटोरिया सेरेटी के बाहों में मिले। फिलहाल इस वक्त तक साथ में हैं। तो दोस्तों, ये थी लियोनार्डो डिकैप्रियो की पूरी कहानी। कैसी लगी ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें ऐसे ही मशहूर लोगों के बायोग्राफी देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक केयर।